द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को हम टोटल 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड वन कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, थर्ड वन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। कितने आवर्स का है, देखो कितने आवर्स लगते हैं जनरल। इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में और भी अगर फर्दर जाओगे तो एक टर्म आता है लॉरेंट सीरीज, इसी को हम यहाँ पे पावर सीरीज बोले तो बेटर रहेगा, पावर सीरीज। ओके, इतने पोर्शंस हम लोग फिनिश करने वाले इसमें। इसको खत्म करने में अबाउट 1 आवर लगेगा, इसको खत्म करने में अबाउट 2 आवर्स लगेंगे, इसको खत्म करने में अबाउट 2 आवर्स लग सकते हैं, इसको खत्म करने में अबाउट 1 आवर्स लगेंगे। मैक्सिमम इतना टाइम्स लगने वाला है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब 6 आवर्स 3 डेज। 3 डेज में आपका कंप्लीट गेट का सिलेबस अब फिनिश हो जाएगा, कोई भी टॉपिक वैसे बचेंगे। फिर भी आपको लगेगा कि सर पार्टिकुलरली ये टॉपिक रिवाइज करना है या ये टॉपिक रह गया है, आप मुझे बता देना, मैं उनको फिर फिनिश कर दूं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो इसमें सबसे पहले मुझे यहाँ से वर्क करना पड़ेगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। नंबर सीरीज में हम लोग 1 2 3 2/3 -1/3 -1 -2 ऐसे नंबर्स देखे हैं, डेसिमल देखे हैं 1.3 1.4, कुछ वैसे डेसिमल देखे हैं जो रिकरिंग होते हैं 1.33333 या 1.6666, है ना, ऐसे रिकरिंग नंबर्स होते हैं। या फिर कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो 2 डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहा है ना, ये नंबर्स होते हैं। कुछ वैसे नंबर्स होते हैं जो इरेशनल कहलाते हैं, √π, √2, √π, √2, √3, ऐसे नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स के अलावा अगर मैं कुछ बात करूं जैसे √2, सर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 4, सर स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 होती है। तो जिसके ऊपर जो ऐसे इरेशनल नंबर होते हैं ना, इनको हम सर्ड्स बोला करते हैं। दिस इज नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है, बहुत ही बेसिक पे जा रहा हूँ, ये सर्ड्स नहीं है, ये सर्ड्स हैं, क्योंकि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, इसको हम सर्ड्स बोलेंगे। ये सॉल्व हो गया, ये 2 लेकर आ गया, और 2 क्या है सर, 2 इज अ रेशनल नंबर, 2 इज अ रेशनल नंबर। जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे हम उसको सर्ड नहीं बोलेंगे। अब बात आते हैं कि सर अगर मैं निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालूं तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर के टर्म्स में हम कुछ नहीं बोल सकते, तो वहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है इमेजिनरी नंबर का। ओके, हम लोग ने जब स्क्वायर रूट कवर करना स्टार्ट किया तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर या जीरो, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, हमने ऐसा तो कवर कर लिया। लेकिन जैसे निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करने की कोशिश की तो रियल नंबर के टर्म में वो होता नहीं, उसी के लिए एक नए नंबर सिस्टम का डेवलप हुआ एंड उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1, और इसी को हम लोग बोलते हैं आई, प्रोनाउंस करते हैं इसको आयोटा, है ना। एक नया नंबर सिस्टम आया आई, आयोटा, और उसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 करते। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल। अगर मैं आपसे बोलूं आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, बताइए, फटाफट आंसर देते चले जाना। सर -1। ओके, आयोटा क्यूब की वैल्यू, आई क्यूब की वैल्यू, इसमें आई से मल्टीपल कर दूं तो मुझे आयोटा क्यूब मिल जाएगा, आई क्यूब मिल जाएगा। इसमें आई से मल्टीपल करूं, -i मिल जाएगा। आई पे पावर 4, आई पे पावर 4, सर आई स्क्वायर को आई स्क्वायर से मल्टीपल कर दूं, -1 को -1 से मल्टीपल कर दूं, 1 आ जाएगा। तो इसकी पीरियोडिसिटी आपको पता चल रही है कि 4 के बाद ये 1 बन रहा है। इट मीन्स
आई पे पावर अगर मुझसे किसी ने 2027 पूछा हो तो मैं क्या करूंगा कि 2027 जो नंबर है उसको 4 के मल्टीपल में लिखना स्टार्ट करूंगा। 4 टाइम्स 506 प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो आई रेज टू 4 की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये पूरी वैल्यू जो 1 देगी तो ये जो रिजल्ट बनेगा वो आई क्यूब के इक्वल होगा, और आई क्यूब की जो वैल्यू होती है वो माइनस आई के इक्वल होती है ना। तो इसी के ऊपर एक छोटे से क्वेश्चन हम लोग को करने की जरूरत होती है। एक और समझ लो, अगर 1/i की वैल्यू मुझसे कोई पूछे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। देखो मैं क्या करता हूँ कि इसको रेशनलाइज करने की कोशिश करता हूँ। 1/i है, मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में i से मल्टीपल कर दिया तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। 1 into i सर i एंड i into i स्क्वायर की वैल्यू -1, सो 1/i की वैल्यू -i के इक्वल होती है। ये 4 टर्म हमें यहाँ पे याद रखने हैं और एक टर्म मुझे यहाँ पे ये याद रखने हैं, और इसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। आयोटा रेज़ टू 503 प्लस 1/i रेज़ टू 504 is option A purely real, B purely imaginary, C complex number, D रेशनल नंबर। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर। चेक करते हैं। आयोटा टू द पावर 503, तो सबसे पहले मैं 503 को 4 से डिवीजन करने की कोशिश करूंगा। रिमाइंडर इज 3, तो सर ये आई क्यूब बन गए, तो मैं आई क्यूब लिख रहा हूं प्लस 1/i रेज़ टू 504। i रेज़ टू 504 की मैं बात करूं तो देखो 504 है ना, ये डायरेक्टली मैं इसको अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा। सर 4 से डिवाइड करोगे ये तो डायरेक्टली डिविजिबल हो रहा है, डायरेक्टली डिविजिबल हो रहा है तो रिमाइंडर कितने बचे, रिमाइंडर कितने बचे सर, रिमाइंडर 0 बचा। रिमाइंडर 0 बच रहा है, इट मींस पूरे फैक्टर हो गए, पूरे फैक्टर बनेंगे तो कितने हो रहे 1। रिमाइंडर 0 बच गया तो आई पे पावर 0 कर देता हूँ, वो 1 हो गया, तो वैसा मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है सर, आयोटा क्यूब की वैल्यू -i के इक्वल होती है, सो -i प्लस 1। प्योरली रियल नो, प्योरली इमेजिनरी नो, कॉम्प्लेक्स नंबर यस, रेशनल नंबर नो। क्लियर हुआ सबको? यस ओके। नो, अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली है क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा वेरिएबल यूज करते हैं। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन जनरल हम z का यूज करते हैं, एंड z इज इक्वल टू हम लोग लिखा करते हैं x प्लस आयोटा टाइम्स y। समटाइम्स इसी z को ऐसा लिखा जाता है x प्लस j टाइम्स y, है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि जो i है वही j है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। जे यूज होता है इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कॉन्सेप्ट में, और आई यूज होता है मैथ के कॉन्सेप्ट। सो कभी भी जे लिखकर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये आई और जे दोनों क्या है, दोनों के दोनों सेम है, कोई भी हेजिटेशन मत रखना इसमें। अब ये जो मैंने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा है, इसमें दो टर्म्स मुझे दिख रहे हैं। एक टर्म
जिसमें आई का टर्म्स नहीं है और एक जिसमें आई का टर्म्स है। जो एक्स है हम इसको रियल पार्ट बोलेंगे। रियल पार्ट किसका सर? रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का वो रियल पार्ट क्या है वो सर? एक्स है। दूसरा मैं बोलूंगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, बताइए जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है? व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड? वाई है ना, कोई आयोटा वाई मत बोलना कभी भी। इमेजिनरी पार्ट पूछा है, डेट इज वाई। ओके, तो दो नंबर है एक्स एंड वाई। अच्छा, एक्स रियल नंबर है, वाई रियल नंबर है कि या ये दोनों भी इमेजिनरी है? एक्स एंड वाई क्या है सर? दोनों के दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं ना, दोनों के दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। इन सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। रियल नंबर। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट है लिखने का, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट। कार्टेशियन फॉर्म, या फिर इसी का दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर फॉर्म। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए बोला जाता है तो उसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो उसको एक प्लेन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन को समटाइम्स आर्गेंड प्लेन भी बोला जाता है। आर्गेंड प्लेन, ये आर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होते हैं उसको डायग्राम के थ्रू समझ। यहाँ पर मैंने रियल एक्सिस बोला है, रियल एक्सिस। यहाँ पर मैंने इमेजिनरी एक्सिस बोला है, इमेजिनरी एक्सिस। ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 अप टू सो सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -1। इमेजिनरी एक्सिस पे क्या होगा? ये साइड में इमेजिनरी एक्सिस पे क्या है? 1 2 3 लिखें या आई 2 आई 3 आई ऐसा लिखें? क्या लिखना चाहिए मुझे? 1 2 3 आई। ओके, ध्यान में रखिएगा इमेजिनरी एक्सिस पे आई के साथ है, ठीक है। सो दिस साइड -i -2i -3i -4। इसी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मैंने कोई पॉइंट को चूज किया और उस पॉइंट का नाम रखा है P, और ये पॉइंट P जो है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ x, y से। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से जब मैं वर्टिकल डिस्टेंस डाला तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस y के इक्वल है, और यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो x के इक्वल होगी, है ना। ओके, तो ये जो पॉइंट है ना, इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के तरीके से लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा z = x + i y। इसी पॉइंट P को अगर मैं ओरिजिन से मिला दूं तो मुझे कुछ डिस्टेंस मिलेगा पॉइंट P का ओरिजिन से। जो डिस्टेंस पॉइंट P का ओरिजिन से मिल रहा है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x + i y, और उस मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड z से डिनोट करेंगे। सो फर्स्ट हम इसमें कवर कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z = x + i y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके मैग्नीट्यूड जो हो जाएंगे √(x² + y²). ये कहाँ से आया सर? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। x² + y² = दिस लेंथ स्क्वायर, और इसका लेंथ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो x² + y² आ जाएगा स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z की वैल्यू। सो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन रख देता हूँ। z = -i + 1, मैग्नीट्यूड बताइए कितना आ रहा है?
√2, वेरी गुड। सेकेंड वन, z की वैल्यू -1/√2 +1/√2 i, मैग्नीट्यूड बताइए। वेरी गुड, तो मैग्नीट्यूड में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो इसके कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट किया जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। जो इमेजिनरी आई वाले के साथ है, मैं उसका साइन चेंज कर रहा हूँ, इसी z को समटाइम्स z स्टार से भी डिनोट किया जाता है, तो कोई हेजिटेशन नहीं रखिएगा, z बार और z स्टार दोनों सेम ही चीज है। एग्जाम्पल, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो -1 + 2i, तो इसके z स्टार की वैल्यू कितनी होगी? बोलते जाइए सर। -1 - 2i। सेकेंड वन, अगर z की वैल्यू -1 - i + 2 है, तो z बार की वैल्यू कितनी होगी? वेरी गुड सर, i + 2। थर्ड वन, अगर z की वैल्यू 3i के इक्वल है, तो z बार की वैल्यू क्या होगी? -3i। फोर्थ वन, अगर z की वैल्यू 5 है, तो z बार की वैल्यू कितनी होगी? 5 ही होगी। वेरी ओके। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर z को उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के टर्म्स में कॉन्जुगेट की हेल्प से लिखना चाहें, तो सबसे पहले मैं z बार जो मैंने बनाया है, उस z बार का मैग्नीट्यूड बताओ कि z बार का मैग्नीट्यूड क्या z के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा? पहले समझने की कोशिश कर लीजिए। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मैग्नीट्यूड जो है उसको मैं मॉड z से डिनोट कर रहा हूँ, तो z बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा x माइनस आई वाई। तो मैंने आपसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ z बार, that is equal to mod of z बार। तो mod of z बार एंड mod of z में क्या रिलेशन है? बोथ आर इक्वल, यस। mod of z and mod of z bar is always equal. Even we can say it as mod of z complete bar, क्योंकि अगर कोई नंबर रियल नंबर हो तो उसका बार लेने पे वही रियल नंबर आता है। अगर मॉड z की मैं बात करूं तो मॉड z इज अ रियल नंबर, और इसका बार ले लोगे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मॉड z बार या मॉड z कंप्लीट बार, ये सबके सब सेम होते हैं। सेकेंड वन, अगर मैं z को z बार के साथ मल्टीपल कर दूं तो ये क्या बनेगा? सर z है x प्लस आई वाई, z बार है x माइनस आई वाई, मैंने इन दोनों को मल्टीपल कर दिया, इट मीन्स x प्लस आई वाई को x माइनस आई वाई के साथ मल्टीपल कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्चुअल में क्या है? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड ऑफ जेड जो है उसका स्क्वायर करने से मिल जाएगा।
है ना। तो जेड जेड बार की वैल्यू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल होती है। ध्यान में रखिएगा, मैं जब भी आपको बोलूं कि मुझे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को जेड और जेड बार के टर्म्स में लिख के बताओ, तो आप बोलोगे मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू जेड इंटू जेड बार होती है। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के चैप्टर में मैं शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने टाइम पे मैं आपको बोलूंगा कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड एंड जेड बार के टर्म्स में लिखना है, लिखकर बताओ, तो आपको यही जवाब देना है। थर्ड वन, सर जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई है, जेड बार की वैल्यू x माइनस आई वाई है। मैं दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा कि x जो है वो एक्चुअली z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिलेगा y की वैल्यू z माइनस जेड बार डिवाइडेड अपॉन 2i के इक्वल है, 2i के इक्वल है। इट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट, x इज अ रियल पार्ट, इस रियल पार्ट को हम लोग z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। एंड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को z माइनस जेड बार डिवाइडेड अपॉन 2i लिख सकते हैं। जब भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते टाइम पे मैं बोलूं कि रियल पार्ट ऑफ z को z एंड जेड बार के टर्म्स में लिखो, तो आप यही बोलोगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को z एंड जेड बार के टर्म्स में लिखो तो आप ये बोलोगे, है ना। बार बार शॉर्ट ट्रिक में इन सब चीजों को मैं यूज करूंगा। रियल पार्ट ऑफ z है, मुझे नहीं पता कैसे लिखना है z एंड जेड बार के, आप बोलोगे सर z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को कैसे लिखना है, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय 2i। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो। Okay. Next one is algebra of complex number. First one, addition. दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, z1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 x1 प्लस आई y1 एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 x2 प्लस आई y2। मैंने आपसे पूछा कि मैं कैसे कैलकुलेट करूं z1 प्लस z2 को। तो सर एक शकल वाले दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे, मतलब x1 और x2 दोनों रियल पार्ट है, दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा, x1 प्लस x2। दूसरे वाले ऐड हो जाएंगे आई y1 आई y2। तो आई को कॉमन ले लिया और टर्म्स आ गए y1 प्लस y2। मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल भी नहीं कराना चाहता क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल करके अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। दूसरे हैं सब्ट्रैक्शन। z1 माइनस z2 निकालनी है। अगर मैं z1 में z2 को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मैं लिखूंगा x1 माइनस x2 प्लस आई y1 माइनस y2। थर्ड वन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या फर्क पड़ता है? k टाइम्स z। मान लीजिए z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो k से मल्टीपल करने पे उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों में k से मल्टीपल हो जाए। सो के एक्स प्लस आयोटा के वाई। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल रखा है कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मॉड ऑफ z की वैल्यू 3 के इक्वल है, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 2z। माइनस 2z का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हो गई गलती।
हो गई गलती, देखा एग्जाम्पल में वहीं पे रखूंगा जहां पे सब गलतियां करेंगे। देखो मॉड जेड एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई and this value cannot be negative. This is always greater than equal to 0. ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। सो देखो मॉड ऑफ जेड का इक्वल टू 3 का मतलब हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 है। मॉड ऑफ माइनस टू जेड, जेड क्या है, लेट से जेड जो है वो एक्स प्लस आई वाई है, बहुत ही बेसिक में जा रहा हूँ, जेड जो है एक्स प्लस आई वाई। तो माइनस टू जेड क्या बनेगा सर, माइनस टू एक्स माइनस आयोटा टू वाई ऐसा बनेगा। और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो माइनस टू एक्स का स्क्वायर सर फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई का स्क्वायर सर फोर वाई स्क्वायर। फोर कॉमन लेकर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो टू टाइम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3, सो टू टाइम्स 3। तो टू टाइम्स 3 की वैल्यू कितनी होगी सर, टू टाइम्स 3 की वैल्यू 6 होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर ऑलवेज हमें ध्यान में रखना है मॉड ऑफ k टाइम्स z इज इक्वल टू मॉड ऑफ k टाइम्स मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ k टाइम्स मॉड ऑफ z। तो यहाँ पर हम इस से डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, इसलिए मैं इन चीजों को यहाँ पर हटा देता हूँ और मैं डायरेक्टली आंसर दूंगा क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादा टाइम होता नहीं। तो मॉड ऑफ माइनस टू जेड की वैल्यू मॉड ऑफ माइनस टू मॉड ऑफ जेड के इक्वल होगी, मॉड ऑफ माइनस टू इज टू, मॉड ऑफ जेड इज गिवन 3, 2 into 3 is 6, 6 is the answer। क्लियर हुआ सबको? या multiplication of two complex numbers, दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 को मल्टीपल करना है। z1 x प्लस आई वाई वन है एंड z2 x2 प्लस आई वाई टू है। देखो कोई भी फार्मूला ये सब याद नहीं रखेगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत फार्मूले हैं टेक्निकल सब्जेक्ट में याद रखने के। प्रोसेस सीख रहे हैं, उस प्रोसेस को एग्जाम में कर लेंगे, कोई फार्मूला याद नहीं रखेगा इन सब चीजों का। x1 इंटू x2 x1 इंटू आई वाई टू और y1 इंटू x2, ये x1 x2 के साथ y1 x2 के साथ y1 y2 के साथ, जब ये i के साथ मल्टीपल होगा तो i स्क्वायर बनाएगा एंड आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, सो माइनस y1 y2 प्लस ये इसके साथ मल्टीपल में हुआ तो i दिखेगा, सो x1 y2, ये इसके साथ मल्टीपल में होगा तो i दिखेगा, सो प्लस x2 y1। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मुझे एक एग्जांपल सॉल्व करके रख लेना है कि z1 की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा के इक्वल है एंड z2 की वैल्यू 3 माइनस 4 आयोटा के इक्वल है। देन z1 इंटू z2 की वैल्यू क्या होगी, सो खुद से सॉल्व करो। -1 प्लस 2 आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा एंड 3 माइनस 4 आयोटा। कोई फार्मूला नहीं याद रखेगा, नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लो सिर्फ।
चेक कीजिए कहाँ गलती हुई है। 5 + 10 आयोटा आ रहा है सबका ना। तो नॉर्मल जो कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको सुधार लीजिएगा, बाकी चीजें सेम ना। अगर एग्जाम में मुझे कभी भी Z1 × Z2 का मॉड पूछा हो तो मैं कभी भी मल्टीपल करके मॉड नहीं फाइंड आउट करने जाऊंगा, क्योंकि मल्टीपल करने में कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकते हैं और टाइम भी कंज्यूम हो सकता है। सो जब भी Z1 × Z2 का मॉड पूछा होगा तो मैं Z1 का मॉड निकालूंगा और Z2 का मॉड निकालूंगा और दोनों को सेपरेटली मल्टीपल करके मैं बोलूंगा कि उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट। Now, next one is division of two complex numbers. Division of two complex number. Fifth. मुझे Z1 अपॉन Z2 करना है। Z1 X1 plus IY1 and Z2 X2 plus IY2। मुझे ध्यान में रखना है कि मुझे डिनोमिनेटर में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हटाकर एक रियल नंबर बनाना है, और रियल नंबर बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीपल कर रहा हूँ। So x2 minus iy2 upon x2 minus iy2। सर मल्टीपल करना ऑलरेडी सीखा है कि कैसे मल्टीपल किया जाता है, हम कर लेंगे। x1 into x2, x1 into minus iy2 minus iy1 into x2, I into I square minus 1 minus minus plus y1 y2 plus iota times x2 y1 minus x1 y2। डिनोमिनेटर में जाइए, यहाँ पर पता चल रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z बार है। z और z बार को मल्टीपल करते हैं तो सर मॉड ऑफ z स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन करने का। एग्जाम्पल के तौर पे Z1 की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा है एंड Z2 की वैल्यू √3 माइनस आयोटा है। मुझसे बोला है कि Z1 को Z2 से डिवाइड करने पे कितने आएंगे, तो -1 प्लस √3 आयोटा को √3 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड करना है। तो मैं इसके कॉन्जुगेट के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीपल करूंगा। सो √3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीपल हो गई। मल्टीपल करते हैं -1 into √3 minus √3 -1 into iota minus iota √3 iota into √3। So √3 into √3 is 3, 3 into iota is 3 iota, √3 iota into iota। So iota into iota is iota square, that is -1, so this is minus √3 divided by, सर ये अगर z है तो ये z बार है, so a square plus b square, so √3 का स्क्वायर 3 एंड यहाँ पे 1 दिखेगा, 1 का स्क्वायर 1। अरेंज कर लीजिए, -√3 minus √3 minus 2√3 2 3 आयोटा माइनस आयोटा सर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 1 4। थोड़ा और सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा -√3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 आयोटा। ये आ गई Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू। कोई डाउट इसमें? नो। अगर मुझसे कभी भी कोई Z1 अपॉन Z2 का मॉड पूछेगा तो हम लोग मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 लिखकर
आंसर दे देंगे, हम मल्टीपल या डिवीजन करना स्टार्ट नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर मुझे कोई मॉड ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z3 पूछेगा तो मैं सभी का मॉड सेपरेटली निकाल लिया करूंगा, मुझे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत फील नहीं होनी चाहिए। ज्योमेट्री यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई पॉइंट P है जिसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z से डिनोट करो। फर्स्ट मुझे चाहिए मिरर इमेज। फर्स्ट मुझे चाहिए, ये सब ऑलरेडी मैंने मैट्रिक्स में कवर किया है और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में यहाँ पर आंसर देंगे। मिरर इमेज इन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस में मिरर इमेज बताना है। ध्यान में रखिएगा, मुझे आंसर आइदर z के टर्म्स में चाहिए या फिर आंसर z बार के टर्म्स में चाहिए। मुझे इन्हीं दो के टर्म्स में आंसर चाहिए, दूसरा कोई वर्ड यूज नहीं करें। सर रियल एक्सिस में मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा I। अगर z जो है वो x, y है तो यहाँ पर जो इमेज बनेंगे वो x माइनस y बनेगा। इसको क्या बोलोगे? अगर ये z है तो ये क्या है? z बार, z बार। सेकेंड वन, मिरर इमेज इन इमेजिनरी एक्सिस। मुझे इमेजिनरी एक्सिस में मिरर इमेज चाहिए। यहाँ जो इमेज बनेंगे उसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस एक्स कॉमा वाई, माइनस एक्स प्लस आई वाई। सर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक्स माइनस आई वाई बन जाएगा। दिस इज माइनस जेड बार। मिरर इमेज अबाउट द ओरिजिन। मुझे ओरिजिन में मिरर इमेज चाहिए, माइनस जेड। mirror image about y is equal to x line। y is equal to x line में मिरर इमेज क्या बनेगा? अगर x, y कोई पॉइंट रहता है और इसको मैं y is equal to x लाइन में देखता हूँ तो ये y एंड x को इंटरचेंज कर देता है। इट मीन्स मिरर इमेज जो मिलेगा वो y प्लस आयोटा x मिलेगा। मैं आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ तो मैं लिखूंगा x, देखो आयोटा x मिल गया, माइनस आयोटा y लिख लेता हूँ, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस y मिल जाए। इट मीन मुझे ये मिल रहा है, इट मीन्स मुझे आयोटा z मिल रहा है, आई जेड मिल रहा है। तो y इज इक्वल टू x लाइन में जो मिरर इमेज बनेंगे वो आई जेड बनेगी। प्रोजेक्शन ऑन रियल एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑन रियल एक्सिस, रियल एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना आएगा? आयोटा जेड बार, नॉट आयोटा जेड, आयोटा जेड बार। आयोटा आ रहा था ना, x माइनस आई।
तो ये क्या बार है, जेड बार है। प्रोजेक्शन ऑन रियल एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे तो वो क्या दिखेगा सर, रियल एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ पर x मिलेगा और y 0 मिल जाएगा। तो x क्या है सर, x इज रियल पार्ट ऑफ z, एंड रियल पार्ट ऑफ z को मैंने z एंड z बार के टर्म्स में लिखने बताया था, z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2, so this will be z plus z bar divided by 2. Projection on imaginary axis z minus z bar divided by 2. यहाँ तक कोई डाउट? Important. Equation सर्किट origin का क्या मतलब? ओके, लीनियर अलजेब्रा में ये सब खत्म किया इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताया वो सब। ये ओरिजिन है, मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट रखा x, y, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कोई मिरर पड़ी हुई है, मैं इसमें देखता हूँ तो पॉइंट यहाँ पे बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है x, y, मैं इसका मिरर इमेज यहाँ पे देखूंगा तो इधर मिलेगा मिरर, तो वो निगेटिव हो जाएगा, जो भी कोऑर्डिनेट रहेंगे ना उस कोऑर्डिनेट के दोनों निगेटिव हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? हम इन जनरल हम लोग कुछ ऐसे सर्कल का इक्वेशन पढ़ा कर देते हैं, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वैसा सर्कल होता था जिसका सेंटर x नॉट कॉमा y नॉट एंड रेडियस r होते थे, ऐसा पढ़ते थे हम लोग। तो मैंने क्या बोला कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर समझना है तो मैं इस सेंटर को जो x नॉट कॉमा y नॉट है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट मान लेता हूँ, और इस सरकमफ्रेंस पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ x कॉमा y, एंड x कॉमा y को कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट किया जाता है। देखो x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर y माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज रेडियस स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला यूज हुआ है सर्कल के इक्वेशन को बनाने के लिए। तो सेम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि z एंड z नॉट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, z माइनस z नॉट, तो z माइनस z नॉट के बीच का डिस्टेंस वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। वो मैग्नीट्यूड कितना है, r के इक्वल है। तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेंटर एट z नॉट एंड रेडियस r। इसका जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ पे है, z नॉट। इसका जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, r के इक्वल है। समझ में आया सबको? यस। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पर समझना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, सो लेट्स से एक सर्कल मैंने लिखा है यहाँ पर z माइनस आयोटा मोड इज इक्वल टू 3। मैंने आपसे पूछा कि z इज इक्वल टू 4 आयोटा, z इज इक्वल टू 4 आयोटा कहाँ है? इस सर्कल के ऊपर है, सर्कल के इनसाइड है, सर्कल के आउटसाइड है। तो ऐसा कमेंट करने के लिए मैंने चेक किया इस पॉइंट को इसमें पुट करके, तो 4i में i को सब्ट्रैक्ट किया, जो क्वांटिटी i है दैट इज 3i। 3i का मोड कितना होगा, 3i का मोड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 होगा। क्या ये दोनों नंबर, जो ये नंबर है और जो ये नंबर है, दोनों सेम है?
यस, दोनों सेम है तो मैं बोलूंगा दिस इज ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर में ही है। दूसरा ले रहा हूं मैं यहाँ पे z इज इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा। तो मैं ये z की वैल्यू इस कंटूर में पुट करूंगा। सो -3 प्लस 2i माइनस i, so this is equal to -3 प्लस i। तो -3 प्लस i का जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो मैग्नीट्यूड √10 आएंगे। मैंने इस नंबर को और इस नंबर को देखा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि √10 की जो वैल्यू निकल कर आई है डेट इज ग्रेटर देन 3 है। मतलब ये वाला पॉइंट उस बाउंड्री के बाहर होगा तभी तो इस रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस देगा। तो मैं बोलूंगा दिस इज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड सर्कल, उस सर्कल के बाहर में है। थर्ड वन z इज इक्वल टू 2 प्लस i, z इज इक्वल टू 2 प्लस i, मैंने पुट किया 2 प्लस i माइनस i, तो सर प्लस i माइनस i कैंसिल, मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ 2 इज 2। तो फिर से कंपेयर करेंगे इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर, दोनों को कंपेयर किया तो पता चला 2 इज लेस देन 3। ये रेडियस जो है उससे कम है, ये रेडियस है ना, और ये रेडियस है, ये भी यहाँ पर मैंने रेडियस है, तो 2 जो है लेस देन है। तो अगर कंटूर ऐसा है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, और किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो डिस्टेंस उसका इस रेडियस से कम है, तो ऑब्वियसली सर्कल के इनसाइड होगा। तो हम लोग बोलेंगे इनसाइड, दिस इज इनसाइड सर्कल, inside the circle. Next one is argument of a complex number. ध्यान में रखिएगा, अगर मैं ARGZ लिखता हूं इसका मतलब होगा जनरलाइज्ड आर्गुमेंट। अगर मैं कैपिटल ARGZ लिखता हूं इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पाई होगी एंड ग्रेटर देन -पाई के इक्वल। अब ये आर्गुमेंट कहता क्या है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो किसी Z से डिनोट कर रहा है, ओरिजिन से मैं इसको मिला लूंगा, मिलाने के बाद रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, एंड दिस थीटा इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। ओके, तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x के इक्वल होता है। सर कहाँ से आया, देखो ऐसे ट्रायंगल बना लोगे, ये एंगल थीटा है, इस पॉइंट से इस पे लेंथ डालेंगे, ये y के इक्वल है और ये वाली लेंथ x के इक्वल है, तो आपको मिलेगा tan थीटा की वैल्यू y अपॉन x। तो आप बोलोगे थीटा की जो वैल्यू है डेट इज tan इनवर्स y अपॉन x के इक्वल है। क्लियर हुआ? यस, प्रॉब्लम वहां पे फंसती है जहां पे क्वेश्चंस उल्टे सीधे होते हैं। जैसे मैं 4 क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको उससे फाइट करने का तरीका बता दूंगा। मैंने लिखा z इज इक्वल टू 1 प्लस i,
सेकेंड लिखा z इज इक्वल टू -1 प्लस आई, थर्ड लिखा z इज इक्वल टू -1 माइनस आई, एंड फोर्थ लिखा मैंने z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला, सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट चाहिए, कैपिटल लिख रहा हूं, मतलब मुझे प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू बताओ फर्स्ट वाले की कितनी है? सर π/4 आ रहा है, ओके। सेकेंड वाले की प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितनी है? -45, 135। तो देखो कुछ लोग बोल रहे हैं -π/4 एंड कुछ लोग बोल रहे हैं 3π/4। कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। चलो थर्ड वाले का क्या है, मैं बताऊंगा क्या आंसर आएगा, आप लोग खुद से ही आंसर देने लायक हो जाओगे। इसका बताओ थर्ड वाले का क्या है, थर्ड वाले का सोचो क्या आ रहा है। थर्ड वाले में लोग बोल रहे हैं भाई π/4 है, किसी का कोई दूसरा आंसर भी है π/4 के अलावा? बोलिए, किसी का π/4 के अलावा और कोई आंसर आ रहा है? नहीं। फोर्थ वाले का बताए, 1 माइनस आयोटा है, इसका आंसर बताइए। -45, -π/4। अब देखते हैं कौन कौन से सही हो रहे हैं इसमें। जो आर्गुमेंट मैंने बताया दैट इज ऑलवेज लाइक बिटवीन -π टू π। जब मैं ऐसे रोटेट करके यहाँ तक जाऊंगा ना तो मुझे पाई मिल जाए, मैं पाई से आगे नहीं जा सकता क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहे। जैसे ही पॉइंट यहाँ पे रहेगा ना, मैं जब इसको मिलाऊंगा और ऐसे जाऊंगा तो वो पाई से ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं रिवर्स जाऊंगा, और रिवर्स जाऊंगा तो मुझे नेगेटिव मिलेगी। मैं -π तक भी नहीं जा सकता, -π तक इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये वाला पॉइंट पे अगर मुझे लेना हो तो यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे, पाई मिल जाएगा, मैं इसके इधर से क्यों जाऊं। सो दोनों में से कोई एक कंसीडर करना था और मैथमेटिशियन ने पाई को कंसीडर किया, -π को अवॉइड किया। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तो सर एंगल का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट, अगर दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो मैं आर्गुमेंट ऑफ z में कुछ भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो tan इनवर्स में मॉड ऑफ y अपॉन x ऐसा लिख लेता हूं। अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, मुझे ये वाला एंगल जानना है। अगर मुझे ये वाला एंगल बता दूं तो आप ये वाला एंगल बता दोगे, आप ये वाला एंगल बोलोगे पाई माइनस ये वाला एंगल, तो मैंने लिख लिया पाई माइनस ये वाला एंगल मुझे आसानी से मिल जाएगा अगर मैं यहाँ पे मॉड वाला टर्म को फॉलो कर लेता हूँ। सो पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। थर्ड वन, थर्ड क्वाड्रेंट, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाना चाहूँ, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे चाहिए ये वाला एंगल। मैं अगर यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो मुझे -π मिलता है, और अगर मैं उसमें ये थीटा एंगल ऐड कर लूं तो मुझे ये वाला एंगल आर्गुमेंट का मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगा जब थर्ड क्वाड्रेंट में वर्क कर रहे हैं तो -π प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x लिखेंगे। फोर्थ वन, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं तो मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ
tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x ऐसे लिख लूंगा। तो ये इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट पाई बाई 4 आया, सेकेंड क्वाड्रेंट मॉड लेकर सॉल्व करेंगे तो पाई, देखो एक बार लिख के देखते हैं तो अपने को समझ में आएगा। यहाँ पे tan इनवर्स 1 मिल रहा है, y अपॉन x 1 मिल रहा है जो कि पाई बाई 4 के इक्वल है। जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो पाई माइनस पाई बाई 4 देगा जो कि 3 पाई बाई 4 के इक्वल है। जब मैं थर्ड वाले पे गया तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 किया तो मुझे माइनस 3 पाई बाई 4 मिल रहा है। जब मैं लास्ट वाले पे गया तो मुझे माइनस पाई बाई 4 मिल रहा है। अब समझ में आया सबको? अब ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यस, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आर्गुमेंट पे और भी डिस्कशन होगी। z इज इक्वल टू माइनस आई प्लस √3 लिखा हुआ है। मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z चाहिए, बताइए कितना आएगा। देखो दो तीन चीज अपने को ध्यान में रखना है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू सर पाई बाई 4 होती है। tan इनवर्स √3 की वैल्यू पाई बाई 3 होती है। tan इनवर्स 1 बाई √3 की वैल्यू पाई बाई 6 होती है। tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2 होती है एंड tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। इट मींस tan इनवर्स, पहले ये बताना पड़ेगा ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, तब मैं आगे लिखूंगा। कौन सी क्वाड्रेंट में है सर? x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना आसान हो जाता है। मैं माइनस लिख लिया tan इनवर्स, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे y अपॉन x, y की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू √3। so tan इनवर्स 1 by √3 पाई बाई 6 के इक्वल है। so this is minus पाई बाई 6। z is equal to -1 माइनस आयोटा √3। आर्गुमेंट बताइए। कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण मैं इसको माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x tan इनवर्स √3 लिखूंगा। tan इनवर्स √3 की वैल्यू पाई बाई 3। सो माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 that will be minus पाई बाई 3 और पाई बाई 6। tan inverse √3 is pi by 3. So minus 2 pi by 3. tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है ना। tan पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ सर? tan 60 डिग्री एंड tan 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ सर? sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 √3 by 2 cos 60 1 by 2 tan से √3 है। tan पाई बाई 3 की वैल्यू √3 है तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या? पाई बाई 3। सो माइनस 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया है माइनस 120 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। फिर से अब आते हैं आर्गुमेंट ऑफ
पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसा लिख लेता हूं। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू x, x ग्रेटर देन 0। क्या होगा आर्गुमेंट? मतलब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, x भी है तो वो पॉजिटिव नंबर है, इमेजिनरी रियल एक्सिस पे। सर आर्गुमेंट इज 0। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू x, x लेस देन 0। पाई। Argument of z is equal to iota y, y greater than 0। pi by 2 is equal to minus y, y less than 0, minus pi by 2। Argument of z is equal to 0। Argument of z is equal to 0। tan इनवर्स 0 अपॉन 0। 0 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ओरिजिन का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। जब भी आपसे बोलेगा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्गुमेंट कितना होता है, तो नॉट डिफाइन बोलेगा। Argument of z1 into z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2 plus 2k pi, where k belongs to integer value। हाँ, ये की हमें कैसे डिसाइड करना है? हमें कुछ ऐसे डिसाइड करना है जिससे कि ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो ऑलवेज माइनस पाई से पाई के बीच में हो। सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई, k belongs to integer, k belongs to integer। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 दे दिया जो कि आयोटा के इक्वल है। अब मुझसे पूछा कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 निकालना है, तो वन तरीका हो गया कि इन दोनों को मल्टीपल कर। कुछ लोगों ने बुक में ऑब्जर्व किया होगा कि फार्मूला सिर्फ इतना दिया हुआ होता है, ये नहीं होता है, बुक्स में इतना दिया हुआ रहता है, ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ रहता है, और इसके कारण एग्जाम में लोग रॉन्ग करके आते हैं, तो मैंने उसको ऐड कर दिया। ये होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं रहा ना तो हम गलत सॉल्व करते ही आएंगे, करते आए हैं और करते आएंगे। सो इसको ऐड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो चलो पहले फार्मूले का यूज करते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई। z1 का आर्गुमेंट कितना है, इसका आर्गुमेंट कितना है, -1 प्लस आयोटा। सर सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। इसका आर्गुमेंट कितना है, सर इमेजिनरी एक्सिस, ये पाई बाई 2 देगा, प्लस
2k पाई में लिख रहा हूं। जब आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो क्या देगा सर? दिस विल बी 2 से मल्टीपल कर लो, 2 से डिवाइड कर लो तो 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। सो 5 पाई बाई 4 प्लस 2k पाई। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 5 पाई बाई 4, क्या ये पाई से ज्यादा है? क्या ये नंबर पाई से ज्यादा है? यस। मुझे इसको पाई या पाई से कम बनाना है। वैसा करने के लिए मैं k की कोई वैसी वैल्यू सिलेक्ट करूंगा जिससे कि ये कम हो जाए। अगर मैं k की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं तो सर ये बड़ा हो जाएगा और k की वैल्यू मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो मैं k इज इक्वल टू पहले -1 चूज करता हूँ। सो 5 पाई बाई 4 -2 पाई, k की वैल्यू -1 चूज कर लिया तो -2 पाई बन गया। अब ऐसा करने के बाद -8 पाई प्लस 5 पाई -3 पाई बाई 4 आ गए। क्या -3 पाई बाई 4 हमारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है? यस। तो इसका इंपॉर्टेंट अब आपको पता चल गया। देख लो, जो गलतियां करते थे पहले, ये वाला ऑप्शन 1 में होगा 5 पाई बाई 4, और जैसे ही 5 पाई बाई 4 क्लिक करके आओगे आपको नेगेटिव मार्क हो जाएगा। मैंने सिंपल सा एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि मैं कैलकुलेशन करके तुरंत बता सकूं कि आंसर ये नहीं ये है। अगर मैं z1 इंटू z2 को मल्टीपल कर दूं, इट मीन्स -1 प्लस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीपल कर दूं तो क्या आएगा? -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर एंड उसकी वैल्यू -1। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है वो कौन सी क्वाड्रेंट में? So this is in third quadrant and third quadrant में जब मैं argument लिखता हूँ तो argument -पाई प्लस tan इनवर्स y upon x 1 आ रहा है। So -पाई प्लस पाई बाई 4 is equal to -3 पाई बाई 4। जो हमें चाहिए वही मिल रहा है। देख लो ये दोनों क्या है? सेम है ना, सेम है ये दोनों। ध्यान में रखिएगा, इस 2 के पाई का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको हमेशा कैरी करते हुए रखेंगे। आर्गुमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा कर लोगे जिससे मतलब आर्गुमेंट में तो हो जाती है, कुछ ऐसा है नहीं। डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट वन कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म। कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस i y लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म। सेकेंड वन इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का कहलाता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको हम लोग पोलर फॉर्म बोला करते हैं, ठीक है, जहां पे r की जो वैल्यू है वो मॉड ऑफ z के इक्वल है। एंड थीटा ध्यान में रखिएगा, हम आर्गुमेंट पढ़े हैं और हम यहाँ पे ऑलवेज प्रिंसिपल आर्गुमेंट को थीटा बोला करेंगे। दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालकर हम यहाँ पे पुट करेंगे और बोलेंगे वही थीटा की वैल्यू है। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा कोई कार्टेशियन फॉर्म है,
तो इस कार्टेशियन फॉर्म को अगर मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मुझे सबसे पहले r की वैल्यू चाहिए होगी। बताइए r की वैल्यू कितनी आएगी? r इज मैग्नीट्यूड ऑफ z, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये 2 आ जाए। दूसरी मुझे थीटा चाहिए, थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट बताओ कितना आएगा? x negative, y positive, second quadrant. Second quadrant it means pi minus tan inverse root 3. Tan inverse root 3, pi minus pi by 3. Pi minus pi by 3 it means 2 pi by 3. तो इसका जो पोलर फॉर्म बनेगा वो बनेगा z is equal to 2 times cos 2 pi by 3 plus iota sin 2 pi by 3। ये बनेगा, ये कहलाएगा अपना पोलर फॉर्म। Okay, now the next one, third, that is called as Euler's form। Euler's form, इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स भी बोला करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है z is equal to r e raised to iota theta, जहां पे r की वैल्यू मॉड z के इक्वल होती है, थीटा की वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ z के इक्वल होती है। तो जो प्रीवियस एग्जांपल दिया हुआ है उसी प्रीवियस एग्जांपल को अगर मैं यहाँ पे लिख लूं तो सर z को मैं r की वैल्यू 2 e raised to iota theta, theta is argument is 2 pi by 3, तो iota 2 pi by 3 लिख लेंगे। जरा इस वाले को कहाँ गया, इस वाले को और इस वाले को दोनों को कंपेयर करो। सर r दूसरा टर्म है e raised to iota theta और यहाँ पर है cos theta plus iota sin theta। अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो मुझे ये चीज पता चलेगा, ये चीज पता चलेगा कि e raised to iota theta की वैल्यू ऑलवेज cos theta plus iota sin theta होता है ना। अगर मुझसे कोई e raised to iota theta का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या बता सकते हो? e raised to iota theta का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं? सर 1 होगा क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो ये हो गया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले मुझे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, डी मोवर्स लॉ। डी मोवर्स लॉ, डी मोवर्स लॉ क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि e raised to iota theta 1 r1 ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर r2 e raised to iota theta 2 से मल्टीपल किया तो मैं बोलूंगा r1 why do we study about the complex number। अच्छा चलो उसके ऊपर में बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टडी क्यों करते हैं? जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह ये सब की बात करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह ये सब, तो उसमें दो तरीके की बात होती है, रिएक्टेंस की बात होती है, रेसिस्टेंस की बात होती है, इम्पीडेंस की बात होती है। और इम्पीडेंस और रिएक्टेंस में आपको फेज शिफ्ट का डिफरेंस पता होता है। दोनों के बीच में फेज शिफ्ट कितने होते हैं? ऐसा कुछ देखियो, एक्स आर प्लस जे
एक्स सी जे ओमेगा एक्स सी ऐसे। तो वो जो जे आता है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। एक तो हो गया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के टर्म्स में, वहां पे यूज हो गया। दूसरी चीज कि जो आप डिजाइन में अगर आप जाओगे ना, डिजाइन में जाओगे, आप लोग कई बार ऑब्जर्व किए होंगे आर्किटेक्चर्स को, चाहे पुराने पुराने आर्किटेक्चर के ऊपर चले जाओ या आप मॉल वगैरह में जाओ, कोई नए नए कप्स वगैरह देखो, तो उसमें ना आपको ऐसे बहुत ही अजीबो गरीब फ्लावर की तरह से बने हुए दिखेंगे। हम लोग देख लेते हैं सर ये तो आर्ट है, ये तो ऐसे ही बन जाता है, ये तो आर्ट है, ये तो ऐसे ही बन जाता है। लेकिन भैया ये सब जो डिजाइन है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से बनता है। देखना चाहोगे? मैं दिखाता हूँ आपको। जब इसके ऊपर आए हो ना तो थोड़ा इंटरेस्ट जगना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर। ग्राफ कितने पैसे देते हैं यार? देखो डिजाइन देखो, टाइल्स वगैरह ये सब में आपने देखा होगा कि बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट, ये तो बहुत इजी वाले मैं बता रहा हूँ। इतने सुंदर सुंदर ग्राफ बनते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसको देख कर लगेगा, इमेजिन करोगे वाह ऐसी वाली चीज हो जाएगी। आर्किटेक्चर है। चलो कुछ अच्छा वाला दिखाते हैं। हाँ ये फंक्शन पे जाके देखो, आर्किटेक्चर्स देखो, देखो ये सब जो टाइडल वेव, जो हम लोग इन जनरल ऐसा बोले सिंपली कि जो ओशियंस वगैरह में टाइड जो होते हैं, उस टाइड्स को आप एनालिसिस करना चाहते हो तो देखो टाइड्स कुछ ऐसे ही आते हैं। हाइपर मेश डिजाइन, हाँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज में आता है। आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व कर रहे हो थे तो वहां पर भी तो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे थे ना, और वो जो कॉम्प्लेक्स रूट के अकॉर्डिंग साइन एंड कॉस में हम लोग आंसर दे रहे थे, है ना। तो इवन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। तो डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट तरीके से यूज होता है। चलो डिमोवर्स लॉ पे थे हम लोग। डिमोवर्स लॉ को समझाने के लिए मैंने r1 e रेज टू आयोटा थीटा 1 एंड r2 e रेज टू आयोटा थीटा 2 को मल्टीपल किया, तो मैंने बोला कि r1 r2 मल्टीपल हो गया। जब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा सर? e रेज टू आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये एंगल्स ऐड हो जाएंगे ना, ये एंगल्स ऐड हो जाएंगे ना। हमें पता होना चाहिए a रेज टू x इंटू a रेज टू y, a रेज टू x प्लस y होता है। जब बेस सेम रहे तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया जाता है। सर बेस ई है, बेस ई है, तो इनके दोनों ही एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे, आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। और यही बोलता है डिमोवर्स लॉ। डिमोवर्स लॉ इज नथिंग मोर देन दैट, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, इसको मैं मल्टीपल कर दूं cos थीटा 2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा 2 के साथ, तो ये जो वैल्यू देगा वो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 देगा। ध्यान से समझिएगा, दिस इज नथिंग बट आयोटा e रेज टू आयोटा थीटा 1
एंड दिस इज नथिंग बट ई रेज टू आयोटा थीटा 2, इन दोनों को मल्टीपल किया तो ई रेज टू आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिल गया। इसी को फिर से पोलर फॉर्म में लिखें तो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा है। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये डिमोवर्स लॉ नहीं है, मैंने जो समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ऐसे ऐसे बहुत सारे को मल्टीपल करते जाओ, बहुत सारे को मल्टीपल करते, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, cos थीटा 1 एंड थीटा 1 और थीटा 2 जो भी रहेगा सेम एंगल रहेगा, थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 अप टू, ऐसे ही मैं मल्टीपल करते जा रहा हूँ cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। सबको मल्टीपल करने के बाद क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अप टू थीटा n। क्या ऐसा लिख सकते हैं? सर ई रेज टू आयोटा थीटा 1 आयोटा थीटा 2 आयोटा थीटा n सबको किया तो सारे एंगल्स ऐड हो गए। अगर इन सभी जगह पे जितने भी थीटा 1 थीटा 2 आपको दिख रहे हैं, जितने भी दिख रहे हैं ऐसे, इन सभी को मैं इक्वल ले लूं और बोलूं कि वो थीटा के इक्वल है, तो आप इसी वाले को क्या बोलोगे? आप बोलोगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो लिखा हुआ है इसके पावर में, सर 1 2 3 कितने हैं टोटल? सर n है। ये क्या बन जाएगा? सर ये सारे एंगल सेम है और ऐड हो रहे हैं, इसी को मैं लिख सकता हूँ cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। दिस फार्मूला इज कॉल्ड एज डी मोवियर्स लॉ। आज के डेट में हमें ये काफी आसान लगता है कि डी मोवर्स ने एक ऐसा फार्मूला बनाया और हम इसका नाम अभी तक पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे सोचो जब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कोई जानता नहीं था, किसी किंग के सामने कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर कोई बात कर लेता था तो लोग उसको सूली पे चढ़ा देते थे कि कहाँ से आ गया, ये क्यों आया परेशान करने के लिए। तो उस टाइम पे सोचो कि अगर कोई ऐसे डिराइवेशन करता होगा तो वो उस टाइम पे उसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा लगता है यार क्या किया जो हमने इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं। डी मोवर्स लॉ, ओके। अब डी मोवर्स लॉ पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। राइट इन कार्टेशियन फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। मुझे ऐसे फॉर्मेट में आंसर चाहिए, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर 12 माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर 12 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा टू दी पावर 20। थीटा इज पाई बाई 24। हम इस एंगल को सबसे लास्ट में यूज करने वाले, पहले मुझे इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करूं? सर ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही क्योंकि ये फार्मूला दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्मेट हो, ये उस फॉर्मेट में है ही नहीं।
ये भी अप्लाई नहीं होगा फार्मूला, क्योंकि ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पे अप्लाई होता है, ये sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा, इस पे भी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो फार्मूला जिसके ऊपर अप्लाई होता है मैं उसके ऊपर अप्लाई करके पहले लिख लेता हूँ, cos 12 थीटा प्लस आयोटा sin 12 थीटा। सर ये तो अप्लाई हो गया, दूसरा वाला जो दिख रहा है उसको अप्लाई करने लायक बनाते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि इसको पहले माइनस साइन को कॉमन लेकर उसके पावर में 12 कर लो। जब माइनस साइन को कॉमन लेकर पावर में 12 करोगे तो वो बनेगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा एंड इसके ऊपर में पावर 12 बन गया। माइनस साइन को कॉमन लिया, पावर 12 कर लिया, तो -1 पे पावर 12 1 डिनोमिनेटर में आते हैं। मैंने इस पूरे से आयोटा को कॉमन लिया है, पूरे से आयोटा को कॉमन लोगे तो आयोटा पे पावर 20 दिखेंगे, आयोटा पे पावर 20 दिखेंगे। और क्या दिखेगा सर, आयोटा कॉमन लिया है तो cos थीटा दिखेगा, प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन लोगे तो 1 बाई आयोटा दिखेगा, सो 1 बाई आयोटा साइन थीटा टू द पावर 20। और भी स्टेप से सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा cos 12 थीटा प्लस आयोटा साइन 12 थीटा, इसके ऊपर जाइए। सर अभी भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस साइन चाहिए, तो मैं इसको लिखता हूँ cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। ऐसा करने का बेनिफिट क्या हुआ कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अंदर का एंगल थीटा है, अंदर का एंगल माइनस थीटा है, तो cos ऑफ माइनस एन थीटा साइन ऑफ माइनस एन थीटा बन जाएगा। सेम तरीके से मैंने डिस्प्ले cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब इस पूरे की पावर में 12 में डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आई। सर आयोटा पे पावर 20 की वैल्यू कितनी होगी? सर आयोटा पे पावर 4 into 5, इट मीन्स 1। ये वाली क्वांटिटी 1 बन रही है, इसके ऊपर है 1 बाई आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो ये माइनस आयोटा है, यहाँ पे मैं माइनस आयोटा लिख लेता हूँ, जैसे माइनस आयोटा। अब ये अगर माइनस आयोटा है तो मैं इसको फिर से एडजस्ट कर सकता हूँ, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, और इस पूरे पे पावर 20। ओके, अब देखो 12 तक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बचेगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ cos 12 थीटा प्लस आयोटा साइन 12 थीटा, या फिर आप डायरेक्टली एक बार में सॉल्व कर लो, क्यों परेशान होने का इतना। cos एंगल 12 थीटा, ये कितने एंगल बनाएंगे? क्या मैं बोलूं कि -12 थीटा एंगल बनाएंगे, और ये दोनों मल्टीपल में है, तो क्या मैं ऐसा कर दूं -12 थीटा, -12 थीटा। और सर ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो माइनस बनाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी है, सो माइनस माइनस प्लस 20 थीटा। ऐसा कर लें क्या? ऐसे कर लो तो बहुत आराम से दिखेगा, ई रेज टू आयोटा 12 थीटा, ई रेज टू माइनस आयोटा 12 थीटा, ई रेज टू माइनस आयोटा 20 थीटा साइन 12 थीटा माइनस 12 थीटा प्लस 20 थीटा। तो ये जो सॉल्व करके आएगा वो cos 20 थीटा प्लस आयोटा साइन 20 थीटा दिखेगा। चलो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा इजी बनाता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे सकूं। मैंने पाई बाई 20 ले लिया है इसको। अब ये आ गया
कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू। इसी में मुझे बोला गया है कि थीटा की वैल्यू π/20 लीजिए। तो अब z क्या बनेगा सर? अब z बन जाएगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। cos पाई की वैल्यू -1 प्लस साइन पाई की वैल्यू 0, आयोटा टाइम्स 0। सो फाइनल आंसर z -1 आ रहा है, जो कि कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है। समझ में आया? जी हाँ, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके पावर में 1/n लिखा हो, इसका मतलब होगा nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ये रियल नंबर का एनालिसिस है और यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एनालिसिस कर, ठीक है। अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू पूछेगा तो रियल नंबर के टर्म्स में स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी? 2। कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी? सर दोनों सेम ही होंगे, अलग क्यों होंगे? नहीं, 2i, ये तो बहुत ही अलग मिल गया। सर 2i को अगर मैं 2i के साथ मल्टीपल करूंगा तो क्या मुझे 4 अंदर का जो टर्म्स लिखा हुआ है वो मिलेगा क्या मुझे? 2 2 जा 4, i इंटू आई, आयोटा स्क्वायर -1, सो -4 मिलेगा ना। मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 4 चाहिए। अगर 2i को 2i के साथ मल्टीपल करोगे तो -4 आएगा, मुझे 4 का स्क्वायर रूट चाहिए। बोलिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या मिलेगा? सर एक तो वो रियल नंबर मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा एक और मिलेगा -2, -2 भी मिलेगा। -2 को जब -2 से मल्टीपल करोगे तो वो सर 4 मिलता है, जो अंदर का टर्म है वो 4 मिलता है। रियल नंबर के टर्म्स में ऐसा मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है। हम लोग जब पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू y, दिस इज ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों में से कोई एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में हम ये चीजें नहीं बोलते, क्योंकि सर रियल नंबर के टर्म्स में तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ y दोनों को डिफाइन तो होना चाहिए ना पहले रियल नंबर में। इट मींस x क्या है सर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y क्या है सर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तभी तो हम इसमें पढ़ रहे हैं, रियल नंबर तो तभी होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में तो हम नेगेटिव का स्क्वायर रूट भी डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ कोई z है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। z कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो मैं नेगेटिव वैल्यू भी कर सकता हूँ। नेगेटिव ऑफ 2 इंटू नेगेटिव ऑफ 2 दैट इज 4। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 एंड -2 दोनों मिल रही है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 मिल रही है। ध्यान में रखिएगा कि z रेज टू n जो है वो टोटल n रूट्स देंगे, ये जो होंगे वो टोटल n रूट्स देगा, टोटल n रूट्स देगा। प्रोसेस क्या होगा इसको फाइंड आउट करने का वो समझते हैं। मान लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और मुझसे पूछा है कि z रेज टू 1/n की वैल्यू कितनी होगी।
मतलब इसके nth रूट कौन कौन से होंगे वो मुझे निकालना है। तो स्टेप 1, दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले मैं पोलर फॉर्म में लिखूंगा। पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे। उसके बाद इसके आर्गुमेंट का हम जनरलाइजेशन करेंगे। इसके आर्गुमेंट का जनरलाइजेशन देखना, स्मॉल ए यूज कर रहा हूं, हम स्मॉल ए यूज कर रहे हैं। स्मॉल ए का मतलब जनरलाइज्ड आर्गुमेंट। हम आर्गुमेंट को जनरलाइज करेंगे। जनरलाइजेशन किसको कहते हैं वो समझिएगा। ये कोई पॉइंट है P जो x, y किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस i y को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ये। अगर मैं यहाँ से एक चक्कर लगा लूं पूरा का पूरा 2 पाई का, तब पर भी क्या वो सेम पॉइंट पे पहुंचेंगे? अगर मैं फिर से एक और चक्कर लगा लूं तो क्या मैं फिर से वहीं पे पहुंचूंगा? मैं जितनी बार 2 पाई का रिवॉल्यूशन लेते रहूं, क्या हर बार मैं वहीं पे पहुंचूंगा? हर बार मैं वहीं पे पहुंचूंगा जी। तो ऐसा करने से कॉम्प्लेक्स नंबर के लोकेशन पे कोई डिफरेंट नहीं आ रहा है, उसी को बोलते हैं जनरलाइजेशन ऑफ आर्गुमेंट। तो इसके आर्गुमेंट को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। सो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई। ये जनरलाइज्ड हो गया। अब हमारा काम है z रेज टू 1 बाई n को कैलकुलेट करना। सो z रेज टू 1 बाई n को कैलकुलेट करना है तो इसके पावर में 1 बाई n लगाना पड़ेगा। तो पावर में 1 बाई n लगाओगे तो r पे पावर 1 बाई n एंड अकॉर्डिंग टू डी मोवियर्स लॉ पावर में 1 बाई n है तो 1 बाई n इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा। सो cos थीटा प्लस 2k पाई अपॉन m प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई अपॉन n। मुझे टोटल कितने रूट्स चाहिए? मुझे टोटल कितने रूट्स निकालने हैं? तो टोटल n रूट्स निकालने हैं। तो जब मुझे n रूट्स निकालने, यहाँ पर n क्यों लिखा भाई? n आएगा ना। अगर मुझे टोटल n रूट्स चाहिए तो मुझे k की वैल्यू को डिसाइड करना पड़ेगा कि k की कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। तो मैं k की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 लिया, 2 लिया, कहां तक जाऊं कि मुझे टोटल n रूट्स मिलेगा, मतलब n डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे। मैं k की क्या वैल्यूज तक जाऊं? n-1 तक। तो k की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक जाएंगे जिससे कि मुझे टोटल n रूट्स मिल जाएगा। 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम प्रिंसिपल पे जाएंगे, है ना। तो जो रूट इसके अकॉर्डिंग मिलता है उस रूट को हम लोग प्रिंसिपल रूट बोला करेंगे। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल रूट्स बोला करेंगे और ये टोटल n रूट्स दे देगा। एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा r, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आयोटा को मैं पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ। आयोटा का मैग्नीट्यूड बताइए कितना है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा? नहीं, बाकी क्या है कोई? आयोटा की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड इसका 1 है। इसका आर्गुमेंट कितना है? आर्गुमेंट कितना है? पाई बाय 2। वेरी गुड सर। cos
π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ये हो गया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको जनरलाइज कर लेता हूँ। तो जनरलाइज करेंगे तो मैं लिखूंगा cos π/2 प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस 2k पाई। ये जनरलाइज्ड हो गया। अब मुझे करना है आयोटा पे पावर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। तो इसको लिख लेंगे cos π/2 प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई, कितने से डिवाइड करना है वो आप बताओगे। आयोटा साइन π/2 प्लस 2k पाई कितने से डिवाइड करना है वो आप बताओ। सर 2 से डिवाइड करना है, वेरी गुड, 2 से डिवाइड कर ले। अब आप बताएंगे कि k की वैल्यू कौन कौन सी लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी k की वैल्यू लूं? जीरो एंड वन। k की वैल्यू 0 एंड 1 लेते हैं। तो अगर मैं k की वैल्यू 0 लेता हूं तो एक रूट कौन सा मिलेगा? सर एक रूट मिल जाएगा cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ये एक रूट मिल जाएगा। k की वैल्यू 0, π/2 डिवाइडेड बाय 2 π/4, π/2 डिवाइडेड बाय 2 π/4। दूसरा रूट कौन सा मिलेगा? k की वैल्यू 1 पुट कर दी। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 पाई प्लस π/2। 2 पाई प्लस π/2 कितने हो गए? सर 5 π/2 हो गए। 2 2 जा 4 प्लस 1 5 π/2 हो गया। तो मैं इसको लिख लेता हूँ cos 5 π/4 प्लस आयोटा साइन 5 π/4 प्लस आयोटा साइन 5 π/4 आ जाएगा। करना कैलकुलेशन करना आ जाएगा। अब इसके आगे कुछ करना नहीं है, ये आंसर हो गया अपना। इसको सॉल्व फर्दर करना है अगर तभी जब वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में पूछे, वरना पोलर फॉर्म में ऑप्शन में होगा हम इसको टिक मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, एक होमवर्क के तौर पे लिख लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा को आपको सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, -1 का क्यूब रूट, ये आपको सॉल्व करना है। एक -i का स्क्वायर रूट और एक -1 का क्यूब रूट। कर लोगे क्या? ट्राई तो कर ही सकते हो, नहीं होगा तो पूछ लेना। ट्राई तो कर ही सकते हो ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो एक से ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो एक से ज्यादा वैल्यूज देते हैं उनको मल्टी वैल्यूड फंक्शंस बोला करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस पे पावर अगर मैं 1/n लगा दूं तो क्या ये मल्टी वैल्यूड होगा? क्या एक से ज्यादा वैल्यू देगा? अभी तो देखा हमने कि सर अगर i पे पावर स्क्वायर रूट किया तो वो 2 वैल्यू दिए हैं। अभी तो देखा हमने कि z पे पावर 1/n किया तो वो टोटल कितने दिए? सर n रूट्स दिए हैं, टोटल n रूट्स दिए हैं, है ना। तो these are multi-valued function. So z raised to 1/n is a multi-valued function as it gives n roots. ये n रूट्स देते हैं इसलिए ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। इसकी स्टडी हमने ऑलरेडी कर ली है। सेकेंड वन 1 रेज टू 1 से पहले आयोटा रेज टू आयोटा, कोई बताएगा इसकी वैल्यू? आयोटा रेज टू आयोटा, इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो, अब आप मुझे बताइए
क्या मैं अगर ऐसा बोलूं a रेज टू x टू दी पावर y, तो आप इसकी आंसर में क्या लिखोगे? a रेज टू क्या लिखोगे? a रेज टू x इंटू वाई लिख लेंगे सर, सिंपल है ना, a रेज टू x इंटू वाई लिख लेंगे। इट मीन्स जो ये नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इसको अगर मैं यूलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दूं तो e रेज टू आयोटा थीटा और इसके पावर में आयोटा दिखेगा, तो मैं इसको e रेज टू आयोटा स्क्वायर थीटा ऐसा लिख तो सकता हूँ। ऐसा मन में चल रहा है मेरा, कुछ ऐसा कर तो सकते हैं। तो जो मन में चल रहा है उसको निकाल लीजिए। तो मैं आयोटा को, जो ये आयोटा है, इस आयोटा को यूलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसका मैग्नीट्यूड 1 एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई बाई 2, तो ई रेज टू आयोटा पाई बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। मैं इसको जनरलाइज करता हूं तभी जाकर मल्टी वैल्यूड देगा, नहीं तो ये सिंगल वैल्यू देगा। मल्टी वैल्यूड बनाने के लिए मैं इसके आर्गुमेंट को जनरलाइज कर लेता हूँ। सो ई रेज टू आयोटा पाई बाई 2 प्लस 2k पाई। सर जनरलाइज्ड हो गया, क्योंकि k की वैल्यू 0 तो पाई बाई 2, k की वैल्यू 1 तो एक चक्कर लगाकर फिर से वहीं पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पे है, अगर 2 पाई एंगल ऐड करूं तो फिर से वहीं पे होंगे, फिर से 2 पाई ऐड करूं तो फिर से वहीं पे होंगे। तो ये मल्टी वैल्यूड का कॉन्सेप्ट होगा। ओके, तो ये है आयोटा। अब अगर मैं आयोटा पे पावर आयोटा लगा दूं तो ये बन जाएगा ई रेज टू आयोटा पे पावर पाई बाई 2 प्लस 2k पाई, एंड इस पूरे के ऊपर में बन जाएगा आयोटा। तो ये बनेगा ई रेज टू माइनस पाई बाई 2 प्लस 2k पाई। ये स्टेप समझ में आया सबको? ये स्टेप समझ में आया सबको? आयोटा रेज टू आयोटा की जो वैल्यूज निकल कर आई, ई रेज टू माइनस पाई बाई 2 प्लस 2k पाई ऐसा निकल कर आया है। e रेज टू आयोटा टू दी पावर आयोटा रेज टू आयोटा की वैल्यू ये निकल कर। अब इसके ऊपर कुछ कमेंट करने वाले। सबसे पहले मुझे ये बताना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? प्रिंसिपल वैल्यू के लिए k की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। k की वैल्यू 0 लेंगे तो ये बनेगा e रेज टू माइनस पाई बाई 2। दूसरा मुझे इसके ऊपर कमेंट करना है कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, नॉन पॉजिटिव है, नॉन निगेटिव है, क्या है ये? सर अगर k की वैल्यू मैं इंफिनिटी ले लेता हूं, तो जब आप इंफिनिटी लोगे तो e रेज टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस कंडीशन के अलावा आप k की वैल्यू कुछ भी ले लो तो e पे पावर निगेटिव नंबर दिखेगा एंड दैट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। सो दिस इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, दिस इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, है ना। वो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि वो कभी निगेटिव नहीं होगा। 0 तो हो सकता है ना, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, सो नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर। दिस इज अ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आ रहा है आपके पास? रियल नंबर, सो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। थर्ड वन, अगर मैं k की वैल्यू इंक्रीज करते जाऊं, k की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे लेता जाऊं, तो आयोटा रेज टू आयोटा की वैल्यू सर e रेज टू माइनस पाई बाई 2 से ऐसे इंक्रीज करते करते इंफिनिटी पे गया, तो ये डिक्रीज करते करते 0 पे गया, तो क्या बोलेंगे? आई रेज टू आई इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? दिस इज अ डिक्रीजिंग।
डिक्रीजिंग मल्टी वैल्यूड फंक्शन, डिक्रीजिंग मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? थर्ड वन, 1:i को कैलकुलेट करने के लिए बोले तो मैं सबसे पहले 1 को कॉम्प्लेक्स के पोलर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करूंगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका आर्गुमेंट कितना है, इसका आर्गुमेंट कितना है 0, सो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। मैं इसके आर्गुमेंट को जनरलाइज करना चाहता हूँ, सो 2 के पाई ऐड हो जाएगा, सो cos 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 2 के पाई, और इसी को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं e रेज टू आयोटा 2 के पाई, है ना। इट मीन्स 1 रेज टू आयोटा की मैं बात करूं तो 1 रेज टू आयोटा की वैल्यू e रेज टू माइनस 2 के पाई के इक्वल हो जाएगा। सेम कमेंट मुझे यहाँ पे करना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है सर? k की वैल्यू 0 ले लोगे तो e रेज टू 0 1, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 1 है। दिस इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, this is a non-negative real number and decreasing, just hold करना। So this is a decreasing function, okay, ये जो है वो decreasing function है, ठीक है। थोड़ा सा एक और बच गया, कल लेते हैं, कल खत्म करते हैं, ठीक है, चलेगा? ओके चलो फाइन। थोड़ा सा ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा है साइन जेड का एंड कॉस जेड का। चलो मैं आप लोग को एक टास्क दे देता हूँ। यहाँ पे आपको ये बताना है कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। आपको ये बताना है कि साइन जेड का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। क्या वो -1 से 1 ही होगा या डिफरेंट होगा? ये आपका वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।